हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसगढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री का आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत में आज होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है हम सब लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। सही बात है। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यही अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? कॉर्नवालिस 1793 में। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो बताइए, भूस्वामी घोषित कर दिया गया किसको? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारों के एक नए वर्ग, जमींदार के एक नए वर्ग को इसके अंदर क्या कर दिया? भूस्वामी घोषित कर दिया, जिसमें कि भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। मतलब 11 में से 10 देना। हाँ, और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी छोटे पूंजीपति थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। पहला व्यवस्था कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। और दूसरा जो था भू राजस्व वसूली हेतु लागू करने वाला दूसरा व्यवस्था कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु के बारामहल जिला में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। जमींदार खुद, हाँ, जमींदार खुद भी भू राजस्व का भुगतान कर सकता है। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। कितना प्रतिशत हिस्सा था इसके अंतर्गत? रैयतवाड़ी में 51%। 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। रैयतवाड़ी में 51% था ना। 50+। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक गांव अथवा महाल किसको बोला था? जागीर का एक भाग, महाल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। हलवारी पद्धति में। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री का लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ता और पेंशन शामिल था। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस
शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। वहाँ से जो आता था ना उस पर उसमें भारी शुल्क लगाया जाता वहाँ से जो आता था नाक बराबर, लेकिन यहाँ से जो जाता था बहुत ज़्यादा शुल्क। अब देखिए, धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसमें समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। धन के बहिर्गामी के सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इधर चल गया। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बताइए तो दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। रमेश चंद्र, ऑप्शन में रहेगा दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, ये ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो रमेश चंद्र दत्त भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका लेख है? रमेश चंद्र दत्त का है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सफल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष कहाँ चल जाता है? भारत से बाहर चला जाता है। किस बुक में लिखा है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मत प्रकट कर दिए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है, मतलब धन का बाहर जाना। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। यही तो खत्म था। कौन थे? सर सैयद अहमद खान जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास के भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। वो मानते थे कि भारत में जो है ना ये इंग्लैंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज के शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। ड्रेन थ्योरी किसका है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1856 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। लंदन इंडिया सोसाइटी गठन कब होता है? दादा भाई और नौरोजी और WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है, जिसके कार्य भारत के दुख दर्दों को प्रचार करना था। इसका कार्य क्या था? भारत में जो दुख दर्द हो रहा था उसमें प्रचार करना, अत्याचारों को। हाँ, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। समझिए, ब्रिटिश में चुना गया था ये। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया था। कौन किया था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण बताइए। इसका कारण था कि धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह। ये IAS 1999 में पूछा है। इसका सही आंसर होगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने का तरजीह दिया जाना। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने
इस्तेमारी जिसको भू मतलब अस्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते जी जी 19% भागों पे लगा था 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों लॉर्ड से। कॉर्नवालिस के द्वारा। मतलब अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, किसान, मजदूर, व्यापार। जमींदारों से। जमींदार से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू 1793 कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस 1793 की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों को प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है? किसके द्वारा? किसी के लिए तो इसका सही देखिए, इसमें ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जमींदारी का अधिपत्य बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यशील बनाना। उपर्युक्त ABC तथा ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं। ये कोई भी सही नहीं है। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। बताइए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यह 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ। अच्छा, ये बताइए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। 1885 में। ये 56 और 59वां बीपीएससी में पूछा हुआ। 1850। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रम से शुरू की गई थी। बंगाल और मद्रास। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। रैयतवारी बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो थे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास में मुनरो। रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? सबसे पहले मुंबई और बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। बताइए, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। बताइए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदारी माना जाता है। रैयतवारी व्यवस्था में इसके तहत स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है रैयतवारी व्यवस्था में। यह 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किया गया था। आज देखिए, मिलान करने के लिए दिया है। जजमोहनी कहाँ होता था? उत्तर भारत। बाराबलूट महाराष्ट्र। मिरासी तमिलनाडु। अडाडे कर्नाटक में। बताइए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40% व्यय होता था। IAS 1993 में पूछा है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा नीचे के किन कथन में आती है? भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। देखिए, अपवाह सिद्धांत का परिभाषा है भारत की राष्ट्र संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। मतलब भारत का राष्ट्र संपदा का एक भाग जो है ना, या कुल वार्षिक जितना उत्पादन होता था उसको किसको निर्यात कर देता था? ब्रिटेन को निर्यात कर देता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी ने कहा, यह जो इसका मतलब अपवाह सिद्धांत का एक परिभाषा कहा जाए। निम्न में से किसके निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने।
आर्थिक दोहन का। दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन भारत में कौन उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। सब थे। मतलब कि उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी थे ही, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर.सी. दत्त भी थे। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था? ड्रेन थ्योरी का विश्वास कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान नहीं करता था। हाँ, ये सोचता था आंग्ल रहेगा तो भारत का भला होगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित होता है? 1901 में होता है। कौन इसका कौन था लेखक? अरे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। जो धन निष्कासन के सिद्धांत को भी दिए थे। बताइए तो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव किस दल पर टिकट लड़ा था? उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने और वहाँ चुना गया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश नीति जो है ना भारत में घिनौनी है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था का सर आर्थर कॉटन। सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत दक्षिण भारत में सर आर्थर कॉटन के द्वारा। अच्छा, ये बताइए भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत एजेंट, मिरासीदार राज का नामित राजस्व दाता। बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित है? बेनियन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें जो है ना 2 और 3, जैसे कि बेनियन जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और मिरासीदार राज का नामित राजस्व दाता। ये सही है। बताइए आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था? भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारतीय जो है दस्तकारी उद्योग क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। अब जो हमसे लोग चलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में सबसे पहले दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ठीक है, 1857 में, 1856 में लिया निर्णय। और इसका जो है प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया गया था। कहाँ दिया गया था प्रशिक्षण? अंबाला और सियालकोट। कहाँ है? बंगाल। डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया गया था। इन राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। किस रेजिमेंट को भंग किया अंग्रेज ने? 34वीं NI रेजिमेंट को भंग कर दिया, उसको अपराधियों को दंडित किया गया। ठीक ना। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिसके तंग आकर अंततः विरोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडिया इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। कौन बताया? एंग्लो इंडियन इतिहासकार। परंतु आधुनिक भारत इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थे जिसने उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे।
1857 आग लगा दी थी और जिसे दावा नल का रूप धारण कर लिया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को मेरठ में हुआ था। 10 मई को यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कब किया? 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को, और 10 मई को स्टार्ट होता है, मेरठ से स्टार्ट होता है। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था प्रतीक? कमल और रोटी। कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी कौन किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोही का रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय को पद पर नियुक्त किया। किसको? खान बहादुर को। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब होता है? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ, वही जो वर्तमान में वाराणसी में है। उसके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष हुआ करती थी। 14 वर्ष की उम्र उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इसकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई। गंगाधर की मृत्यु ग्वालियर में हो जाता है। 14 वर्ष की उम्र में झांसी की शादी है। हाँ, ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में झांसी की मतलब कि ये मृत्यु हुआ था। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। रानी ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव का विधवा थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव का विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी को कब मिला लिया? 1854 में। उसका बेटा हाँ। नहीं पी रहा था। और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब बताइए, झांसी की रानी को कौन मारा? जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए ह्यूरोज ने झांसी की रानी, हाँ, लड़ते हुए उनकी झांसी में 1857 का दमन किसने किया था? हीरोज हीरोज। और यह हीरोज ने ही झांसी की रानी को मारा। रानी की मृत्यु के पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरतें अकेली मर्द हैं। झांसी की रानी को देख कहा, हीरोज ने कहा। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपना अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नवाब किसको घोषित किया? अपना बेटा को। बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करता है और बेगम हजरत महल अपने आप को प्रशासक अपने हाथ में लेता है। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह था वहाँ दमन कौन किया? कैंपबेल ने, गोरखा की मदद से। हाँ, 21 मार्च 1858 को। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब, जिसका के मूल नाम क्या था? धोधो पंत। हाँ, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति से बहुत सहायता मिली। मतलब नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। 1800 जो क्रांति का नाना साहब ने क्या किया था, मैंने शुरू किया था, लेकिन इसका साथ सैनिक का साथ कौन दिया था? तात्या टोपे, यही ना था? तो तात्या टोपे ही ना साथ दिया था। इसके कहने का उद्देश्य यही ना है। हाँ, वही दिया था। कमांडर इन चीफ जो था तात्या टोपे से बहुत सहायता मिला था। अजीमुल्लाह खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्लाह खान। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता था। क्रांति दूत के नाम से किसको जाना जाता था? अजीमुल्लाह खान से।
तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में एओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय का पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। मानसिंह क्या किया था? उसको धोखा देकर पकड़वा दिया। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। और 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। वर्तमान में भोजपुर जिला में शाहाबाद जिला। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। असम में कौन विद्रोह का शुरुआत किया? मनीराम दत्त ने। दीवानी मनीराम दत्त ने। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व किया। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था 1857 का। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये जो था ना अहमदुल्ला, ये अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्हें भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों के आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। कौन कहा था? मौलवी अहमदुल्ला खान ने। और कहाँ से ये क्या था? फैजाबाद से। इसने कहा था सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह एक अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है, अंग्रेज ने कहा। हाँ, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन अपनी स्वयं आंखों से देखा था 1857 का? मिर्जा गालिब ने। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हो गया था मिर्जा गालिब का। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की। बताइए, ग्वालियर का सिंधिया क्या क्या? अंग्रेजों का सहायता किया ग्वालियर के सिंधिया ने। यूरोप इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय केनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, मतलब हमको भाग जाना होगा। बताइए सिंधिया सब क्या किया। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सक्रियता सहायता की। ये सब अंग्रेज को सहायता किया था। ग्वालियर के सिंधिया हो गया, इंदौर के होलकर हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, जोधपुर का राजा हो गया, ये सब क्या किया था? अंग्रेज को सहायता किया था। गवर्नर जनरल केनिंग के बाद टिप्पणी की गई कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। बताइए, 1857 में तो अंग्रेज बहुत डर गया था, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। कौन बोलता है? ये केनिंग बोलता है कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये सब जो है ना भारत को डुबाने का काम किया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस
समर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये अगर शिक्षित लोग इसको कहता कि काय नहीं तो साथ दे रहा है, आराम से उसी समय देश को सब जो है ना वो अंग्रेज को साथ दे रहा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और जो साथ भी दिया ना वो अपना मकसद से दिया, हाँ, अपना मकसद फायदा से के लिए, मतलब अपना फायदा के उसका लिए। नुकसान दे। वैसे जगदीशपुर से जो वीर कुंवर से जो उसका जमीन छीन लिया हाँ, गया, इसीलिए पीर अली सिंह जो पटना से था तो उसका मतलब किताब का दुकान में आग लगा दिया गया, इसीलिए। हाँ, सब अपने अपने मकसद से किया था। विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। विद्रोह के समय कैनिंग किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद। ये पूछेगा आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया? कैनिंग, इलाहाबाद को। लॉर्ड कैनिंग ने कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया है। यह जो BRSS में पूछा था क्वेश्चन। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1856 में कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, बहुत हवा चल रही है, कहीं गिर नहीं जाए कैमरा। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। बताइए, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसको जाना जाता है? सिपाही का। और ब्रिटिश में इसको क्या दिया गया नाम? इंडिया म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनिटी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडर ऑफिसर थे। बैरकपुर में कौन थे ऑफिसर? लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस थे कमांडर ऑफिसर। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉट पमस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? विस्कॉट पमस्टन। पमस्टन जो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करता था। कब? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। हाँ, 1857 के विद्रोह को सफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्र संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिला। उसके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित होने के बजाय दंगाए भीड़ की तरह व्यवहार करने लगता था। उसके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिक्षेप का या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक समस्त दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। निकलसन का मृत्यु हो गया। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। बताइए, लखनऊ में किसका किसका मृत्यु हुआ था? हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक, नील सबसे ज्यादा पूछता है। जनरल नील की मृत्यु। हाँ, तो लखनऊ में किसका किसका मृत्यु हुआ 1857 के विद्रोह को दमन करने में? लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक और नील। लॉरेंस, हेवलॉक और नील की मृत्यु हो जाती है लखनऊ में। सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र कौन बताया था? सर जेम्स आउट्रम, W. टेलर और जेम्स आउट्रम। हाँ, क्या बताया ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र बताया। हाँ, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सील के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। T.R. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स के अनुसार यह क्या था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। B.D. सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा कौन दिया था इसको? B.D. सावरकर ने। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन
थे, जिसकी पुस्तक 1857 देखिए 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? 1857, ठीक ना। और ये कब प्रकाशित होता है? 1957 में प्रकाशित होता है, आजाद के बाद। हाँ 1957, 1857 इसका पुस्तक का नाम था, 1857 इसका नाम था, और 1957 में पारित होता है। और किसका पुस्तक था? सरकारी इतिहासकार था ये सुरेंद्रनाथ सेन, SN सेन, ठीक है। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक, सर सैयद अहमद द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित होता है। कौन पुस्तक? असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है, ठीक ना। इसमें भारत सरकार द्वारा RC मजमूदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त भारत सरकार किसने किया था? RC मजमूदार को किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना। परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सीपॉय म्यूनिटी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित करता है। वह जो ना RC मजमूदार भारत सरकार से मतलब कि अनबन था, तो उसको छोड़ दिया और अपना खुद एक पुस्तक लिख दिया और उसको प्रकाशित करवाया 1957 में। मजमूदार ने 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? RC मजमूदार। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। 1858 में क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। मतलब जो भारत का शासन अब कहाँ चल गया? क्राउन के अधीन, मतलब महारानी के पास चला गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया। मतलब पील आयोग उसी को बोलते हैं, ठीक ना। जनरल जोनाथन पील जो है ना 1857 में एक भारतीय फौज की नव गठन 1858 में जनरल पील की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसी को पील आयोग कहा गया, जिसने सेना के रेजिमेंट की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। मतलब इसने क्या किया? सेना के रेजिमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग जाति अलग, सबको अलग अलग बांट दिया, समुदाय को अलग, धर्म को अलग बांट दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। 65,000 यूरोपीय सेना ज्यादा हो गया। भारतीय सेना की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई है। भारतीय सेना को घटाकर यूरोपीय सेना को बढ़ा दिया। हाँ, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 के अनुपात रखा गया, 1:2 के अनुपात में रखा गया, ठीक ना। जबकि मद्रास था बम्बई में यह अनुपात कितना था? 1:3 के अनुपात। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। कहाँ से किया? पंजाब, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। अब इसका प्रश्न कोश करते हैं, देखिए जो विगत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। बताइए अंग्रेजी भारत सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1856 दिसंबर 1856 में। यह बीपीएससी में पूछा हुआ 47वां बीपीएससी में। कब? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो। मतलब अंग्रेजों का धर्म जो है, मतलब अंग्रेज जो है धर्म में हस्तक्षेप करने लगा था, तो वही संदेह हो गया भारतीयों को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बताया गया इसको। मंगल पांडे घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ये तो यहाँ बैरकपुर से।
मंगल पांडे सिपाही था। 34वीं बंगाली नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही था। तो मंगल पांडे कहाँ का था, कौन रेजिमेंट का था? 34वीं का था। हाँ बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीति, ठीक ना। बताइए 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिसने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी विधतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसेल ने लिखा कि उत्तर भारत में कोई भी गोरे आदमी, जो भी गोरा आदमी, उसको मित्र से भाव से नहीं देखता था उत्तर भारत में। हाँ कौन देखा था? H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कौन से प्रारंभ होती है? मेरठ से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर हाँ सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। बताइए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली किसको? दिल्ली को किया। बताइए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है? वाराणसी। इसका मूल नाम मणिकर्णिका। मणिकर्णिका एक मूवी भी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? बरेली का खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज का। यूरोज ने ही मार दिया था। और इसने कहा था कि भारत की हर एक सोई हुई महिला एक मर्द के समान है। 17 जून 1857 को इसको वीरगति को प्राप्त हो गया। सोई हुई महिला है ना, वो है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये रानी लक्ष्मी बैगम हजरत महल के द्वारा। बैगम ऑफ मगध उसी को कहा जाता है। तो ये 48वां 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? हजरत महल। बताइए तो निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में संग्राम का नेता कौन था? लियाकत अली था। हाँ इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध से। सबसे ज्यादा कहाँ से था? अवध से था। और सेना का नेतृत्व कौन किया? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे? नाना साहब का सलाहकार हुआ करता था अजीमुल्लाह खान। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। हाँ उसका मित्र जो मान सिंह ने था, उसने धोखा दे दिया था, सोया हुआ पकड़ा गया। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। 1857 के वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध था? बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के लिए 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ? आरा से। सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। 2016 बीपीएससी। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता किसने? कुंवर सिंह। 65वां बीपीएससी 2019। बताइए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। 42, 48, 52, 66, 48, 52 सभी जगह। जगदीशपुर के राजा थे? कुंवर सिंह। 43वां बीपीएससी में। इसमें भी कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह था। ये 48वां बीपीएससी। देखिए कितना पूछा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? असम में बताइए। दीवान मनीराम दत्त था। असम का दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था?
कहाँ था केंद्र? जगदीशपुर था। 43वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीचम, आउवा। ये तीनों था, जयपुर नहीं था। आउवा कहाँ है राजस्थान में? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। शहादत खान इसका सही आंसर होगा। देखिए अब ये बीपीएससी में पूछा हुआ है 2001। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का बहुत कट्टर दुश्मन था। फैजाबाद से किया था। बताइए तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब साहब ना। हम जो देखिए 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में। ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर ने पूछा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। भगत सिंह ने नहीं लिया था ऑप्शन के अनुसार। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर की सिंधिया ने किया था सबसे ज्यादा सहायता। यही सब देश को गुलाम करवाने का काम किया है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब कि वह 1857 के विद्रोह में कुछ नहीं कहा, अपना शांति से बैठा रहा। ये देखिए 40वां बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। बताइए। साहूकार भाग नहीं लिया और जमींदार भाग नहीं लिया। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। सब साहूकार तो खुद था, जमींदार अपने में बिजी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। चित्तौड़ नहीं था। चित्तौड़ जो था इसमें प्रभावित नहीं था, लेकिन झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर होगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। बताइए। केवल मुंगेर हो जाएगा। और प्रभावित रहा मुंगेर, समझे। और दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित था। मुंगेर प्रभावित। देखिए मिलान करने के लिए दिया है। वक्त कहाँ से था? मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। मतलब इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनित महल, सब ने भाग लिया था। यह 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, नाना साहब कहाँ से था? नाना साहब कानपुर से। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। और मनीराम दीवान असम से था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? बेनेट हैरिसेट ना। 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। उस समय से ये वायसराय भारत का वायसराय कहने का। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन? पामस्टन। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस और उपरोक्त में सभी। इस सब से किसी में से जुड़ा हुआ ये नहीं है, ठीक ना। 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
क्योंकि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। इसमें जो है लोग किसी के अंदर- समान योजना और केंद्रीय संगठन की काफी कमी हुआ करता हाँ, था। इसमें लोग के अंदर अनुशासन नहीं था, लोग छीट-कूट था, कोई किसी का कुछ नहीं। सही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि क्योंकि भारतीय सिपाही भारत सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा सुसंगठित थे। नहीं थे, सब सही है। संगठित थे। हाँ बताइए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि वो स्थानीय शासकों में क्रांतिकारियों का साथ क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नहीं दिया, इसलिए राजपूत सब क्या किया, अंग्रेज को ही साथ देते। कोई साथ नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑटरम में डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? ये वीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहा था। ब्रिटिश सावरकर। हाँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था 1857 को? ये वीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। एसएन सेन, सुरेंद्र यही ना था? दास सेन। हाँ, एसेंस है। 1857 यही लिखा था। जी 1957 में और 1957 में यह प्रकाशित किया था। यह सरकारी इतिहासकार था कौन? यही एसएन सेन। एसेंस है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव। विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद हाँ। खां। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? ये आरसी मजमदार। आरसी मजमूदार का। किसने कहा लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्र था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजमूदार ने। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन था? ये डॉक्टर आरसी मजमूदार और एसएन सेन। ये दोनों क्या मानता था? 19वीं शताब्दी जो है ना के मध्य भारत राष्ट्रवाद का भ्रूणावस्था में है। भारत राष्ट्रवाद का भ्रूण अवस्था में था। ये कौन मान रहा था? मजमूदार और एसएन सेन ने माना। आगे का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा सही है? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ये सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। इसी में एक क्राउन आया था जो ये 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। देशी राजभारों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारत एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवस्था मिलेगी। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कौन सही होगा? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। यह जो ब्रिटिश शासन ने घोषणा कर दिया था। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। मतलब 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन किसने किया था? पील आयोग ने। यह जो 45वां इसी में सेना को घटा दिया था। हाँ, इसी में सेना को और घटा के यूरोपीय सेना को 45,000 से 65,000 कर दिया था और इसको 1,40,000 से घटाकर इसको कर दिया था। अरे उसका 2,38,000 से 1,40,000। डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सिपाहियों ने इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी। तो आशा लगा हम लोग इतना ही जाने देते हैं।